नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने अक्सर म्लेच्छ शब्द के इस्तेमाल को देखा होगा, किया भी होगा। ज्यादातर घृणा से भरे अंदाज में किसी जाति या धर्म के लोगों को अपमानित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये म्लेच्छ किन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या ये कोई जाति होती है, इसके पीछे अवधारणा क्या है और ये कहाँ से आई? आज के कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये म्लेच्छ शब्द का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है और ये शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? देखिए, म्लेच्छ शब्द का जो अर्थ है, वो ज़्यादातर हीन और एक अपमानजनक सूचक शब्द है, जो जिसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है 7वीं शताब्दी पूर्व में और अल-बरूनी के इसमें भी मिलता है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए होता था, जो गैर आर्य थे, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बाहर थे और मुख्य रूप से भई उनकी भाषा अलग थी, उनके तौर तरीके अलग थे और वो हमसे हीन हैं और उनसे मेल-जोल करने से हमारी जो शुद्धता है, प्यूरिटी है, वो खत्म हो जाएगी। और ये इसका उल्लेख उस अर्थ में मिलता है कि ब्राह्मणवाद जैसे अपनी शुद्धता को मजबूती से बनाए रखना चाहता है, इसलिए इसमें शाक, हूण, ग्रीक, यवन ये जो लोग हैं, उनके लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये म्लेच्छ शब्द संस्कृत का है, इसका कोई ईरानियन काउंटर पार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो संस्कृत या उससे मिली-जुली भाषाओं से पंजाबी में, कश्मीरी में, मलीच या ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे, पर ये ईरानियन भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं है। यानी ये यहाँ के जो ख़ास तौर से आर्यावर्त के लोग थे और उसमें भी ख़ास तौर से जो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण खुद को मानते थे, वो उन लोगों के लिए जो जैसे ग्रीक यहाँ आए, शाक आए, हूण आए, फिर बाद में यवन भी आए, तो इन सब लोगों के लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो भई ये सांस्कृतिक रूप से हमसे हीन है, इनकी भाषा जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, तो इससे इनसे मेल-जोल रखना ये उचित नहीं है। तीसरा ये बता दूँ कि इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है कि पांडवों ने म्लेच्छों को हराया, यानी गैर आर्य रहे होंगे और एक और उल्लेख आता है कि नंदिनी के पूंछ से म्लेच्छों का जन्म हुआ। अब खैर ये एक माइथोलॉजी है, जो पौराणिक उसको समझने में अलग-अलग तरीके लगाए जा सकते हैं, पर मुख्य रूप से जो आर्य फ़ोल्ड के बाहर हैं, आर्यों के बाहर हैं और जो हीन हैं और जिनसे मिलने से हम लोगों को अशुद्धता हो जाएगी, उन लोगों के लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रोफेसर पुनियानी, क्या म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल विदेशियों के लिए या जो बर्बरता दिखाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, या ये केवल ये अपने देश में रहने वाले अनार्य लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है? यानी जो बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, लेकिन हमसे अलग हैं और हम उनको अपने से हीन मानते हैं, उनके लिए भी म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते थे? हम मतलब ब्राह्मण वर्ग। नहीं, ये जो म्लेच्छ शब्द है, मुख्य रूप से जिनको विदेशी, अब विदेशी तो आज के संदर्भ में कहना बड़ा अलग है, क्योंकि आर्यावर्त को अगर हम मान के चलें, तो आर्यावर्त के जो बाहर के लोग थे, उनको मुख्य रूप से म्लेच्छ के रूप में संबोधित किया जाता था। जैसे मैंने कुछ कहा अंदर इसका इस्तेमाल कभी-कभी गाली के रूप में हो सकता है, पर जैसे इसमें मुख्य अगर हम कहें तो शाक, कुषाण, हूण, यवन, कम्बोज इस प्रकार की जो जातियाँ थी मंगोल। मंगोल, उनके लिए ये किया गया। तो देश के अंदर के लिए उतना नहीं किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से देश के अंदर के जो जिनको हीन माना जाता था, तो उनको तो अपने चंगुल में ये व्यवस्था ले लेती थी। ये लोग इस व्यवस्था के बाहर हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, तो इसके लिए उनके तौर तरीकों से, भाषा से और इससे दूर रहा जाए, इसके लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल होता था। अंदर वाले जो हीन हैं, उनको तो व्यवस्था ने अपने बीच में जकड़ लिया था, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था। जी, तो ये तो एक ऐतिहासिक संदर्भ है म्लेच्छ के इस्तेमाल का।
लेकिन वर्तमान संदर्भों में हम देखते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल कभी मुसलमानों के लिए, कभी ईसाइयों के लिए भी किया जाता है। तो क्या इसके पीछे यही धारणा है कि मुसलमान बाहर से आए थे, ईसाई बाहर से आए हैं, इसलिए विदेशी हैं और वो म्लेच्छ हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शुरू में भी जो आर्यावर्त की कल्पना थी, उससे बाहर वाले लोगों को म्लेच्छ कहा जाता था। और ये जो अभी हमारी ज़्यादा शक्तिशाली विचारधारा जो समाज पे थोपी जा रही है, वो तो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को विदेशी मानती है, उनके धर्मों को विदेशी मानती है। तो ये अभी भी उनके लिए वो शब्द पहले भी इनके लिए इस्तेमाल होता था और आप आजकल तो राजनीतिक कारणों से प्रेरित होके इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा किया जाता है। ये जो अपने अंदर के लोग क्या इसको धर्म विशेष से भी जोड़ दिया गया है कि हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो वो म्लेच्छ नहीं है? अगर मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो वो म्लेच्छ हैं। भले ही यहीं जन्मे, यहीं सब कुछ हुआ है, पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। तो मोटे तौर से ये जो सावरकर और हिंदू राजनीति की परिभाषा है हिंदू धर्म के बारे में कि भाई यहाँ के जिन लोगों की पुण्य भूमि यहाँ है, पितृभूमि यहाँ है, वो सब हिंदू हैं, उसके अनुसार इन सिखों को या जैनों को या बौद्ध को म्लेच्छ नहीं कहेंगे। इवन निम्न जातियों के लोगों को भी म्लेच्छ नहीं कहेंगे। ये शब्द उन्हीं के लिए आज के संदर्भ में उनके लिए, जैसे अब ग्रीक, कुषाण, हून, ये तो थोड़े दिन के लिए आए गए और यहाँ मिक्स हो गए। और जबकि मुसलमान और क्रिश्चियन आए भी सही, उस समय भी उनको कहा जाता था, म्लेच्छ कहा जाता था। और भारत के बनने के बाद तो जो भारत की नागरिकता के आधार पे सब लोग एक तरीके हैं, उससे उनको हिंदुत्व की राजनीति खास तौर से इनको म्लेच्छ के रूप में देखना चाहती है। म्लेच्छों को मतलब पहले जब विदेश जाते थे लोग, तो उनको भी कहा जाता था म्लेच्छों के देश में जा रहे हो, भ्रष्ट हो जाओगे। क्या ये वो पूरा जो इस आर्यावर्त की जो बात कर रहे हैं या भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, इसके बाहर सारे म्लेच्छ बसते हैं? अगर इस धारणा के मानकर चले कि अगर इनको पार करके आप कहीं भी गए, तो म्लेच्छों के देश में गए। पूरी दुनिया म्लेच्छों की है और केवल यही भूभाग है जो म्लेच्छ से रहित है। जी, तो ये इसमें आप देखिए कि यहाँ ये समुद्री यात्रा की मनाही थी। समुद्री यात्रा की मनाही का भी इससे संबंध है कि आप बाहर भी जाएंगे तो आप म्लेच्छों के संपर्क में आएंगे और आपकी जो पवित्रता है एक ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के फोल्ड में होने के कारण वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए देखिए इतने सदियों तक समुद्र यात्रा यात्रा विदेशों में जाने तक की मनाही थी। इसलिए महात्मा गांधी को भी जब जाना था तो आप जानते हैं कि उनके समाज ने उनका कितना विरोध किया कि आप वहाँ जाओगे, म्लेच्छों के संपर्क में आओगे तो आपकी भी जो शुद्धता है आप पर उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी भाषा पर, आपकी संस्कृति पर, आपके रहने सहने के तरीके पर, खाने पीने के तरीके पर। तो इसके कारण ये आपकी बात को आगे बढ़ा के कह रहा हूँ, इसी के कारण यहाँ यात्राओं पे खास तौर से समुद्री यात्राओं की और दूसरे विदेशों में जाने की एक धार्मिक पाबंदी थी। अब ये देखिए इसका भी और क्या परिणाम हो सकता है कि जो लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, उन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी सफलताएँ प्राप्त की और यहाँ तो एक धर्म के आधार पर समुद्र को पार करना, समुद्र के इस तरफ जाना, उसको एक धर्म के आधार पर रोक लगा के रखी हुई थी। अब तो लाखों करोड़ों हिंदू भारत के बाहर जाकर बस गए, उनमें ब्राह्मण भी हैं, अपर कास्ट के लाखों लोग बस गए हैं, तो सारे म्लेच्छों के देश में जाके म्लेच्छ हो गए हैं, ये मानना चाहिए। अब ये तो देखिए समय का परिवर्तन है। अब आप ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ मैं, खैर मुझे लगता है कि बाहर जो बसे हैं उनमें ब्राह्मण बड़ी संख्या में है और खैर ऐसा मैं मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी विदेशों में जा रखे हैं। और आज देखिए ये सब चीज़ें जो समय के हिसाब से बदलना चाहिए। आज तो किसी को म्लेच्छ कहना ये मेरे ख्याल से उनका भी अपमान करना है और खुद को भी पीछे ढकेलने की बात है। समय बदलता है, समाज बदलता है, देश की सीमाएं बदलती हैं। अब जो आर्यावर्त के समय एक ब्राह्मणवादी समाज था, उसको आज मानकर चलना है तो पूरी तौर से गलत है। और ये हिंदुत्व की राजनीति है जो उनके कुछ पहलुओं को आज भी लगाना चाहती है और अपनी सुविधा के लिए खास तौर से मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को ये म्लेच्छ के रूप में संबोधित करना चाहेगी, जो मेरे ख्याल से एक
राजनीतिक कदम है और बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की बात मेरे ख्याल से आज के समाज में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। म्लेच्छों का खाना, ये तो म्लेच्छों का खाना है, ये म्लेच्छों का रहन-सहन है। ये एक धारणा बना दी गई है लोगों के मन में, मतलब चूँकि मुर्गा बाहर से आया है, इसलिए मुर्गा का को खाना भी म्लेच्छों का खाना हो गया और आप बकरे को काट के खाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मुर्गे और बकरे में अब आज किसी की खैर नहीं है, दोनों बराबर से खाए जाते हैं। तो बाहर और अंदर की बात उस समय बहुत मजबूत थी। वो उसका मुख्य कारण एक ही भी था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोगैमी, अंदर के अंदर समाज का चलना, वो उस समय बनाए रखना चाहते थे और बाहरी मिश्रण से दूर रहना चाहते थे। पर आज उसके ज़्यादातर जो पहलू हैं, ज़्यादातर उसके सिद्धांत और मूल्य जो हैं, आज के समय में किसी भी प्रकार से लागू नहीं हो सकते हैं। और जैसे खाने-पीने के बारे में भी अब देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, वो तो यहाँ भी बहुत लोकप्रिय था। यहाँ भी वैदिक काल हो या बीच में मध्ययुगीन काल हो, और उसमें खास तौर से मुर्गे मुर्गे बेचारे पर रहम के कारण या उस पर घृणा के कारण उसको न खाया जाता होगा तो बात अलग है। पर मेरे ख्याल से अभी वो चिकन बिरयानी हो या मटन बिरयानी हो, उसका आनंद तो सभी लोग लेते हैं। ये आज के लिए ये लागू नहीं होती है बात शायद। क्या इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि एक समय था, जब बंद समाज था, उसका दूसरी दुनिया, दूसरे देशों से संपर्क संबंध नहीं था। तो जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने अपने को असुरक्षित महसूस किया। तो उन्होंने अपने को संगठित करने, एकत्र करने के लिए उनको म्लेच्छ करार दिया, ताकि वो एकजुट रह पाएँ। तो उस समय उन्होंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन आज पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब तो कहीं कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है, कोई सीमाएँ नहीं है, सरहदें उस तरह से नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, कहीं के भी कहीं बस रहे हैं। ये दोनों परिस्थितियों का खेल है क्या? अब आज के समय में तो जैसे कहते हैं ना, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। ये पूरी पृथ्वी एक गाँव की तरह हो गई है। तो आज के समय में म्लेच्छ तो वही होंगे जो शायद दूसरे ग्रह से आए, अगर उस दूसरे ग्रह में भी कोई जीवन का ऐसा कोई संकेत तो मिलता नहीं है। उनके अलावा तो खैर देश का कोई, दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हों और यहाँ के लोग वहाँ नहीं गए। अब वेदों में ही आप देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ उस समय म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, दूसरी तरफ वसुधैव कुटुम्बकम की बात भी की जा रही थी, वसुधा की भी बात की जा रही थी। तो ये दोनों में अलग-अलग प्रकार है। और पहली बात जो आपने कही उसमें, जैसे मैंने कहा एंडोगैमी, पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहेंगे, कि अपनी जो कम्युनिटी है उसका ढीलापन ना आ जाए, उसकी एकता कमज़ोर ना हो जाए और बाहर के लोग हम पर हावी ना हो जाएँ। संस्कृति के मामले में, भाषा के मामले में, खाने-पीने के मामले में हम पर हावी ना हो जाए। और ख़ास तौर से ये जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, उसके चलते ये ज़्यादा लागू किया गया। और ये जो बाहर की जो यात्रा पे बंधन था, वो भी मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी परंपरा में ही लगा है। जबकि कई लोगों ने इसको तोड़ के, ये भी अब हम जानते हैं कि उस समय कई लोग व्यापार करने जाते थे विदेशों में। और ये भी हम जानते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के चोला राजा हो गए, वो भी सिंगापुर तक, सिलोन तक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जाते थे। सम्राट अशोक ने अपने प्रचारकों को भेजा था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अलग-अलग तरीकों से भेजा था। तो ये एक अंतर्विरोध भी है, इसमें जो एक तरफ से ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसमें उसका बहुत निहित स्वार्थ है। समाज ऐसा बना रहे, व्यवस्था ऐसी बनी रहे, उसी में उनका निहित स्वार्थ है। और उसमें दूसरे लोगों से मेल-जोल और दूसरे लोगों से ये उनकी व्यवस्था को कमज़ोर करके उनकी जो शक्ति है, उसको कमज़ोर करता है। जबकि इसके विरोध में हमने देखा कि एक तरफ वसुधैव कुटुम्बकम के मूल्य भी कहीं मिलते हैं, फिर सम्राट अशोक का भी एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है विदेशों की यात्रा में। और व्यापारी भी जाते थे, व्यापार के बारे में भी काफ़ी बात कही जाती है। जबकि उस समय ये भी था कि आप अगर समुद्र से यात्रा करने जाओगे, तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, समाज के बाहर निकाल दिए जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये एक व्यवस्था में जो उच्च वर्ण के लोग थे, खास तौर से जो इसको नियंत्रण करना चाहते थे और इसके नियंत्रण में जिनका लाभ छुपा हुआ था, उन्हीं ने इसको ज़्यादा मजबूती से सामने रखने की कोशिश की। जबकि इसके अपवाद तो उस समय भी मिल जाएँगे। जबकि हम बात कर रहे हैं,
तो ईसा पूर्व की बात अगर ना भी हो तो ईसा के बाद उसके प्रमाण हमको मिल जाएंगे। अल बरूनी जैसे आया था उसके समय, वो तो ईसा के बाद की बात है। तो वो यहाँ आया था, उसने कहा कि भाई जो यहाँ के विदेशी लोग हैं, उस समय भी देश विदेश जैसा भी कहते थे, उनको म्लिच्छ कहा जाता है। तो ये पर मोटे तौर पे म्लिच्छ शब्द की कल्पना एक इस व्यवस्था के अंदर थी, और उसके अपवाद भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसके अपवाद भी आपको जगह जगह दिखेंगे जब लोगों ने इन चीज़ों को तोड़कर जाने की कोशिश की। खास तौर से एक तरफ जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है, दूसरी तरफ अशोक की व्यवस्था है। अच्छा, ब्राह्मणवाद कभी अपने आप को फैलाता नहीं है धर्म के रूप में, क्योंकि ये तो जाति में ही सीमित है। ये तो एक्सक्लूजन क्लब है, लोगों को बाहर रखने वाला क्लब है। और जबकि बौद्ध धर्म लोगों को जोड़ने वाला धर्म है, जहाँ ऊंच नीच नहीं है, आपको डर नहीं है कि आपकी जो श्रेष्ठता है वो कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए अशोक ने तो इस प्रकार का दूसरे लोगों से मिलना जुलना, दूसरे देशों से मिलने जुलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो यहाँ एक और गहरी बात जो हम देख सकते हैं कि जो भी धार्मिक व्यवस्था संकुचित रहती है, जिसमें कुछ लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ को ऊंचा रख लेते हैं, वो इस प्रकार के मेल जोल से डरते हैं। और जहाँ हम समता की बात करते हैं तो लोग मेल जोल को एक अच्छी बात मानकर उसके रास्ते पर चलने की बात करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्राह्मणवाद ने पवित्रता के नाम पर जो कवच रचा, उसने उसको सीमित कर दिया। अब देखिए कि बुद्ध धर्म को जैसा नष्ट कर दिया गया हिंदुस्तान में, लेकिन आज बौद्ध लोगों की संख्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा है दुनिया में। तो वो यहाँ पर खत्म किए जाने के बावजूद उसने दूसरी जगहों पर इतना अपना विस्तार कर लिया, और यहाँ पर ब्राह्मण धर्म, ये खतरे की जो सोच है कि धर्म खतरे में है, ये ब्राह्मण वर्ग ये चिल्लाता रहता है इसीलिए बार बार, क्योंकि उसको ये जो पवित्रता की धारणाएं उसने रची हैं वो बार बार खंडित हो रही है, और खंडित होंगी क्योंकि समय बदल रहा है, उनके नियंत्रण में नहीं है समय। मैं तो मोटे तौर पे ये कहूँगा कि जब भी गैर बराबरी को समाप्त करने की उसके विरोध में आंदोलन खड़े होते हैं तो ये संकीर्णता बढ़ जाती है, और तभी बताया जाता है कि धर्म खतरे में। अब धर्म क्या है? अगर आप ऊंच नीच को धर्म मान के चलते हैं तो उसका तो खतरा चालू हो गया है। और आज तो मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति चालू हो रही है, उसका मुख्य केंद्रीय कारण यही है कि जो ऊंच नीच यहाँ जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन चालू हुए। ज्योतिराव फुले, पेरियार, अंबेडकर, ये और फिर भारतीय संविधान ने भी उसको स्वीकार किया। इसीलिए वो हिंदू धर्म खतरे में है और ये हमारी व्यवस्था खतरे में, ये बात इसलिए आई। जबकि भारत 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू महात्मा गांधी ने इसको इस प्रकार से नहीं देखा। वो तो गैर बराबरी जब जारी थी उसके उन्होंने समर्थन किया एक तौर से 1932 के बाद तो खास तौर से, और 1925 के बाद से जब दलित सामने आने लग गए, यानी गैर बराबरी खत्म होने लग गई। गैर बराबरी खत्म होने की दिशा में शुरुआत हुई, खत्म ही कहाँ हुई। गैर बराबरी खत्म होने की दिशा में जब शुरुआत होती है तो ये जो सवर्ण संभ्रांत व्यवस्था में जिनको पूरे अधिकार मिले हुए हैं, पूरी यंत्रणा जिनके नियंत्रण में है, उस समय उनको लगता है कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, और फिर वो अपने या तो कई शब्दों का इस्तेमाल करके पुरानी ऊंच नीच को कायम रखने के लिए राजनीति के रूप में सामने आते हैं। तो आज की तारीख में जो लोग म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए कि वो संकुचित दिमाग के असुरक्षित भावना से ग्रस्त लोग हैं, जिनके अंदर नफरत भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, वही ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्यथा ये शब्द अब एक तरह से प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। सामान्य व्यवहार में ये एक असंजतीय शब्द है, एक गाली है, एक अपमानजनक शब्द है। जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो दरअसल आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट हो चुका है वो उसका दिमाग। मैं इस संदर्भ में आपसे 100% सहमत हूँ। आज तो हमें मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्त्री पुरुष की जो समानता है, मैं तो खास तौर से यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो हमारा एक अगला लक्ष्य होना चाहिए जो हमको प्राप्त करने की कोशिश कर होना चाहिए। और जबकि म्लेच्छ शब्द और बाकी संकीर्णता के शब्द, अब आप रविंद्रनाथ टैगोर को भी देखिए,
तो वो भी एक प्रकार की जो संकीर्णता थी किसी भी नाम पे, वो उसके भी खिलाफ थे। और एक प्रकार से कि पूरी मानवता एक परिवार हो सकता है, तो उसमें किसी को हीन कहना, किसी को और खुद को श्रेष्ठ समझ के या खुद की श्रेष्ठत्व जो है, उसको बचाए रखने के लिए दूसरों को हीन कहना, ये मेरे ख्याल से एक राजनीति है, जिसका पूरा विरोध होना चाहिए और आपने उसको अच्छे से समराइज़ किया है, मैं उससे पूरा सहमत हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस गंभीर और आपत्तिजनक शब्द पर बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।